2 वर्ष पहले ने अपनी बड़ी मौसी के घर स्टील सिटी बोकारो गया था। रचना दीदी ने मैं बहुत प्रभावित हुआ था। रचना दीदी 2 बहन और एक भाई है। भाई बेंगलोर में नेटवर्किंग इंजीनियर है। रचना से बड़ी साधना दीदी की शादी 3 वर्ष पहले हो गई थी। घर में मौसा मौसी और रचना दीदी थी। मैं 4 दिन तक बोकारो में रहा। इस बीच हम दोनों एक दूसरे में बहुत घुल मिल गए। रचना दीदी मुझे छोटा भाई समझकर बहुत प्यार करती थी। कभी कभी मुझे गले से लगा लेती तो मेरी शारीरिक इच्छा जागृत होने लगती। बोकारो से रांची आने का मेरा जी नहीं कर रहा था, लेकिन माँ की तबीयत खराब होने के कारण मुझे रांची लौटना पड़ा। शाम के 5 बजे थे। मैं मम्मी पापा को हावड़े जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में बैठकर घूमता फिरता घर लौटा था। सोच रहा था कि रात को किसी होटल में खाना खा लूंगा। आज देर रात तक पढ़ूंगा। कल यूपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली थी। इस बार मेरी तैयारी अच्छी थी। पिछली बार चूक गया था, लेकिन इस बार मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। दरवाजा खोला तो बोकारो वाले मेरे बड़े मौसा जी और रचना दीदी दरवाजे पर खड़े मिले। दोनों अंदर आए। मौसा जी सोफे पर बैठे बैठे एक सांस में पूरी बात बता देते कि यूपीएससी की परीक्षा रचना को देना है, छुट्टी नहीं है, आज ही बोकारो लौटना है। रचना दीदी के सेंटर मारवाड़ी कॉलेज में है, तुम परीक्षा दिलवा देना। तब मैं मौसा जी को मैं बताया कि मेरा भी सेंटर वहीं है मौसा जी, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं, हम दोनों चले जाएंगे, पर आप आज ही रहिए। ऐसी कौन सा इमरजेंसी है कि आप आज ही लौटना चाहते हैं? तो मौसा जी ने बताया कि केंद्र सरकार का एक रेगुलेशन आने वाला है, इसलिए किसी को छुट्टी नहीं दी जा रही है। कल सुबह 7 बजे से ही ड्यूटी है। मौसा जी ने पूछा कि पापा मम्मी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बड़े भैया जो कोलकाता में रहते हैं उनकी तबीयत खराब है, उनका फोन आया था, उन्हीं को देखने के लिए मम्मी पापा शताब्दी एक्सप्रेस से कोलकाता गए हैं। अभी तुरंत रांची स्टेशन पर उनको छोड़कर मैं आया हूँ। रचना दीदी चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। हम लोग ने एक साथ चाय पी। बोकारो जाने वाली ट्रेन शाम को 7:15 बजे थी। शाम के 6 बजे थे। मौसा जी को रांची रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। मैं रचना दीदी से पूछा कि दीदी खाना बनाइएगा या होटल से लेते आवेंगे? दीदी ने कहा लेते आना, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज गर्मी भी बहुत है। मेरा नाम रंजीत है, मैं 27 वर्ष का हूँ, रांची के कांटा टोली मोहल्ले में रहता हूँ। पापा का बनवाया हुआ मकान है। मेरे बड़े भैया कोलकाता में एक बीमा कंपनी में कानूनी सलाहकार है। मैं पिछले 3 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी करता आ रहा हूँ। पेपर लीक होने की वजह से अभी तक बेरोजगार हूँ, अन्यथा कहीं न कहीं नियुक्त हो गया होता। अगले वर्ष पापा सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस युग में सबसे ज्यादा दुर्दशा युवाओं की हो रही है। हम 20-20 घंटे ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन परिणाम हाथ नहीं आता। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी परीक्षा का परिणाम ही नहीं आता है। नौकरी पेशा नहीं होने के कारण शादी भी नहीं हो रही है। रचना दीदी हमसे 1 महीने बड़ी है। मौसा जी रचना दीदी को शादी के लिए पिछले 4 वर्ष से दौड़ धूप कर रहे हैं, मगर कहीं बात नहीं बन पा रही है। सही वक्त पर शादी भी तो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यौन विकृतियों
का परिष्कार स्वाभाविक है। रचना दीदी बहुत सुंदर और आकर्षक है। वह सुंदर नाक, नक्शा और सुडौल शरीर की मल्लिका है। उनके दोनों यौवन एक साइज के गोल आकार में हैं, जो मुझे बहुत आकर्षक करते थे। मेरी उंगलियां उन पर सैर करने के लिए ललायित रहती थी। रचना दीदी का रंग बिल्कुल दिए की लौ जैसे है। ऐसी बातें सोचता हूँ मैं घर आ गया। मैं होटल से खाना लेना ही भूल गया। मैं तुरंत खाना लाने के लिए घर से निकलने लगा तो दीदी पूछने लगी कि अब कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा खाना लाना, तो दीदी ने कहा चावल बना लेती हूँ तो मटन ले आओ। मटन की दुकान घर से थोड़ी ही दूर पर थी। थोड़ी देर में मैं मटन ले आया। दीदी मटन पकाने में बिजी हो गई। लगभग शाम के 8 बज चुके थे। मैं फ्रेश होकर पढ़ने बैठ गया, मगर पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था। 9 बजे दीदी खाना के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाई। खाना खाने के बाद दीदी किचन में बर्तन धोने चली गई और मैं अपने कमरे में आकर पढ़ने बैठ गया। कुछ विषयों में मेरे पास डाउट है, जिसका निवारण कर लेना चाहता था। रचना दीदी किचन से मेरे कमरे में और मैं पलंग पर लेट गई, यह कहते हुए कि कल एग्जाम है, अब पढ़कर क्या होगा, जितना पढ़ना था पढ़ चुकी हूँ। दीदी ने कहा कि तुम सोना तो लाइट ऑफ कर देना। रात्रि का लगभग 1 बज चुका था। दीदी गहरी नींद में सो रही थी। मुझे भी नींद आने लगी। मैं एक बेड शीट नीचे बिछाया और लाइट ऑफ कर सो गया। मेरी आंखें सुबह 7 बजे खुली। तब तक दीदी खाना नाश्ता बना चुकी थी। मैं उठा और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। नाश्ता करने के बाद हम लोग एग्जाम सेंटर की ओर चल पड़े। 8 बजे से एंट्री था। हम दोनों का सीट अलग अलग कमरे में था। शाम 5 बजे परीक्षा खत्म हुई। हम लोग 5:30 बजे घर वापस पहुंच गए। पहुंचकर सबसे पहले आंसर की जांच की तो पाया कि मैंने 90 प्रश्नों का सही जवाब दिया और दीदी 93 का सही जवाब दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। दीदी किचन में गई और बढ़िया सा चाय बनाकर लाई। चाय पीते हुए मैंने कहा, दीदी IAS बनने के बाद भूल तो नहीं जाओगी। रचना थोड़ा नाराज होते हुए बोली, ये तुम बार बार दीदी दीदी क्यों करते रहते हो? हमारी दीदी तो नहीं है, हम तुमको अपना दोस्त मानते हैं। तुमसे इतनी बड़ी भी तो नहीं कि हमें दीदी दीदी करते रहो। सही मायने में हम दीदी तब होते जब हम एक ही माँ बाप के बच्चे होते। हम रिश्ते के भाई बहन हैं। रिश्ते बदलते रहते हैं रंजीत। पुराने रिश्ते 1-2 पीढ़ी तक ही चल पाते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर नए रिश्ते शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा दादाजी के मौसा कौन थे, तुम जानते हो? नहीं जानते हो इसलिए कि अब वो रिश्ता खत्म हो गया है। मेरी दीदी की शादी मेरे चाचा जी के साले की बेटी से हुई है। अब बताओ, अगर रिश्ता जोड़ोगे तो पाओगे कि रिश्ते में जीजा जी तो मेरे भाई बहुत। रंजीत, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। तुम मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं चुपचाप रचना की बातें सुनता रहा। उसकी बातें तो 100% सही थी। हम लोग एक ही माँ बाप की पैदाइश तो हैं। पर रचना दीदी ये सब क्यों बोली, मेरी समझ में नहीं, तत्काल नहीं आया। मैं समझने की कोशिश करने लगा। रचना की बातों में एक निवेदन था कि दूसरे के करीब आने का। मेरे दिल में भी ऐसा निवेदन था, पर बाहर निकल नहीं रहा था। नैतिकता की चादर से रचना हमसे क्या चाहती
है शायद वही जो मैं भी चाहता हूँ। बात मेरी समझ में आ गई। दोस्तों बनकर हम दोनों एक दूसरे की बुनियादी जरूरतें बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं, जो हर रात परेशान करती रहती है। अब हमने पूरी तरह संकोच और भय रहित हो गए हैं। हम निशब्द शांत होकर विचारों में खोया हुआ रचना की किचन में गई और सब्जियां लेकर आई। नीचे फर्श पर बैठकर काटने लगी। मैं कुर्सी पर बैठा था। नीचे बैठने के क्रम में रचना का दुपट्टा नीचे गिर गया। उसके वक्ष स्थल का ऊपरी हिस्सा देखने लगा। मैं कुछ देर देखता रहा। मेरी भी वही इच्छा है जो उसकी है। उस संकेत देने का अच्छा अवसर मिला। मैं उसके करीब गया और उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधे पर रख दिया तो मेरी ओर प्यास भरी नजर से देखने लगी। मेरी देह में अज्ञात सुखद देने वाली धारण होने लगी। मैं वहां से उठकर दूसरे कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद रचना आकर मेरे पास बैठ गई। पूछने लगी कि यार तुम उस रूम से आकर यहाँ क्यों बैठ गए। मैं कोई जवाब नहीं दिया। तब रचना बोली, मैं समझ गई तुम बहुत नैतिकता पसंद करते हो। अभी तक तुम रिश्ते की जंजीर से निकल नहीं पाए हो। इतना बोलकर रचना मेरे गले लग गई। मैं भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके चेहरे को चूमने लगा। धीरे धीरे एक दोनों की गर्मी बढ़ने लगी। परिवेश में मादकता गूंजने लगी। वापस लौटना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे बिना प्लानिंग के एक दोनों क्लोज हो गए। सच कहूँ तो संतुष्टि नहीं मिली। स्तर तक पहुँच ही नहीं पाया, लेकिन हम दोनों एक नए रास्ते पर चल पड़े थे। रास्ता अभी पूरी बाकी था। रचना अभी उम्मीद के साथ खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। शाम के 8 बजे थे। मेरा दोस्त सुनील आ गया, वह जानने के लिए कि मेरा यूपीएससी का पेपर कैसा गया। थोड़ी ही देर में सुनील जाने के लिए उठा तो मैं भी उसके साथ बाहर निकला। नए गुब्बारे खरीदने चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत साहस जुटाकर एक केमिस्ट्री की दुकान में गया। गुब्बारे के साथ मैं घर में दाखिल हुआ। रचना इंतजार कर रही थी। जब रचना को गुब्बारे का दबदबा दिखाया तो जोर से हंसते हुए बोली, यार अब तुम समझदार हो गए हो। खाना खाते पीते 10 बज गए। रचना बर्तन धोने किचन में चली गई। मैं टीवी देखने लगा, मगर मेरा ध्यान तो वहीं और ही था। किचन से निकलकर रचना भी टीवी देखने बैठ गई। 11:30 बज चुका था। हम लोग बेडरूम में आ चुके थे। हम दोनों ने एक दूसरे को प्रतिक्रिया अवस्था में लाया। शीतल चांदनी सी मादक में चमक निकल रही थी। मैं मादकता से सरोबोर हो रहा था। मेरी उंगलियां कब से नाड़ी की तरह उभरे गोलाकार वक्ष स्थल के शीर्ष पर बने चबूतरे पर सुस्ताने का इंतजार कर रहा था। आज वो घड़ी आ गई थी। हम दोनों बड़ी ईमानदारी के एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। कोई जबरदस्ती नहीं थी। इस बार बहुत सावधानी पूर्वक मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता सपनों की गुफा में प्रवेश करना शुरू किया। की दीवारें बहुत सख्त थी। रचना हिदायत दी कि इससे पहले तुम बाहर ही रह गए थे। इस बार सावधानी से अपना काम पूरा। मैंने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस बार वैसा ही नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे मैंने अपनी गति तेज कर दी, जिसकी रचना को थी। रचना का पूर्ण सहयोग मेरे साथ था। चरम सुख की प्राप्ति हमें हम लोग देर तक क्लोज रहे। रचना के रहने से पूर्ण संतुष्टि की रोशनी भर गई तो मेरा साहस बढ़ गया। लगभग 1 घंटे के बाद हम लोग फिर क्लोज हो गए। एक रात की तीसरा पहर निकल चुका था। आँख से नींद आने लगी थी। सुबह 9 बजे तक नींद में रहा। रचना
अपने काम में किचन में व्यस्त थी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ और चाय पीने बैठ ही था तो सुनील आ गया। बताया कि वह हिंदू फॉल्स जा रहा है, गाड़ी में 2 सीधे, तुम लोग भी चलो। रचना ने पूछा तो चलने के लिए तैयार हो गई। रचना कभी कुंदरू फॉल गई नहीं थी। स्कॉर्पियो सुनील की छोटी बहन और गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। मेरे सामने धर्म संकट पैदा हो गया था। मैं रचना को दीदी बोल नहीं सकता था और गर्लफ्रेंड बता नहीं सकता था। सुनील ने रचना को अपनी बहन और गर्लफ्रेंड से परिचित कराया। अभी गाड़ी में सवार हुए लगभग 1 घंटे बाद हिंदू फॉल पहुंच गए। रचना 1000 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी को देखकर बहुत रोमांचित हुई। रचना सुनील की बहन और गर्लफ्रेंड से बहुत जल्दी घुल मिल गई। शाम के 8 बजे हम लोग घर वापस लौट आए। रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट में हम लोग ने खाना खा लिया था। तो कल रात के क्रम की पुनरावृत्ति की उत्सुकता बढ़ रही थी। आर्वेलियन हम युद्ध के मैदान में उतर गए। आज कल से ज्यादा सफलता और तृप्ति मिली। अगले 1 सप्ताह तक ने घर से बाहर निकला ही नहीं। पूरी तरह खुशियों की दुनिया में डूबा रहा। माँ पापा कोलकाता से लौट चुके थे। रचना को देखकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन माँ रचना के साथ बोकारो चली गई। साथियों, यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे रूपा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करके बेल आइकन न भूलें। धन्यवाद।